हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे संगीत के आज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप लोगों के लिए नए-नए प्रश्न भी देखने को दोस्तों मिल जाएँगे, तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने सफ़र पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे खास छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि नीलांबरी इनमें से किनकी रचना है? क्या ये पुरंदरदास की है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर की है या फिर स्वाति तिरुनल की? उपरोक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए नीलांबरी ये जो रचना मानी जाती है ये किनकी मानी जाती है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, यानी कि स्वाति तिरुनल। ठीक है, इनकी रचना जो है ये आपको देखने को मिलती है क्या? तो इनकी नीलांबरी। ठीक है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर की अगर हम बात कर लेंगे तो इनका जो है कौन सा रचना कहा जाता है? एक का है आपका पंचलिंगा। ठीक है, पंचलिंगा जो काफी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो पंचलिंगा याद रखना है। और पुरंदरदास जो रचनाएं करते थे भाई वो कौन सी भाषा में करते थे? क्या किसी को जवाब इसका पता है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। राग जोगिया को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? क्या ये शुद्ध सावेरी है या फिर द्वि जयवंती? दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे राग जोगिया जो है दोस्त मेरे, इसका सही जवाब रहने वाला है आपका शुद्ध, ये सॉरी माफ कीजिएगा, आपका सावेरी रहेगा, क्योंकि शुद्ध सावेरी जो हो जाएगा ये किसका हो जाता है मेरे दोस्त? ये आपका हो जाता है राग दुर्गा का, कर्नाटकी नाम शुद्ध सावेरी। द्वि जयवंती किसका हो जाता है? हमारे यहाँ का जय जयवंती का। ठीक है, जय जयवंती का हो जाता है हमारे यहाँ का, वहां क्या कहलाता है? द्विजयवंती। तो राग जोगिया तो आपका सावेरी। ठीक है, जोगिया तो केवल सावेरी याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है, राग मध्यमाद सारंग को कर्नाटक संगीत पद्धति में क्या कहा जाता है? क्या ये मध्यमानती, सावेरी या नट भैरवी? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका जो जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यानती कहा जाता है मध्यमाद सारंग को वहां पे। ठीक है, हमारे यहाँ मध्यमाद सारंग, लेकिन वही राग को वहां किस नाम से? तो मध्यानती के नाम से जानते हैं। बाकी मैंने अभी आपको सावेरी बता ही दिया और आपको नट भैरवी बताना है, ये मैंने करवा चुका है, एक स्पेशल सेशन इसका दोस्तों मैं करवाया हूँ। राग यहाँ के जो राग हैं उसको कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं, तो ये सब मैं स्पेशल करवा चुका हूँ। अगर आप लोग देखे हैं तो आपसे एक सवाल यहाँ पे तो बनता है करना, तो चलिए आप लोग बताइए कि नट भैरवी जो है इसका जो है किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ का जो राग है वो किसके समान है? नट भैरवी। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है, दोनों गंधार और दोनों निषाद युक्त राग है, यानी कि अगर आपके हम बात कर लेंगे दोनों गंधार, एक तो आपका शुद्ध गंधार, दूसरा आपका कोमल गंधार, कोमल वाला भी और शुद्ध वाला भी, और निषाद भी आपकी अगर बात करेंगे एक कोमल निषाद और एक शुद्ध निषाद। तो ये जो है आपके स्वर लगने वाले जो राग है ये कौन सा हो जाएगा? इसका जवाब क्या होगा? क्या जय जयवंती, भीम पलासी या फिर भोपाली? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका, ये जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जय जयवंती। ये दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये परमेल प्रवेशक राग है जो कि खमाज थाट से काफी थाट में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम देखेंगे वहीं आपका भीम पलासी का, तो ये काफी थाट का है, और भोपाली का थाट क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, उमराव खां और गुलाम मोहम्मद को किस वाद्य का आविष्कारक माना जाता है? क्या ये सरोद के हैं, सुरबहार के हैं या फिर सितार के हैं? दोस्तों देखिए इसका जो जवाब होगा, जो अन्नपूर्णा देवी जी जो बजाती थी तो उसी के जो वाद्य जो थे उनके, तो उसी के आविष्कारक ये आपके उमराव खां और गुलाम मोहम्मद थे। तो कौन सा वाद्य हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरबहार। ठीक है, सुरबहार को किसने बनाया है? तो ये उमराव खां और गुलाम मोहम्मद, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे छठा नंबर प्रश्न हमारा है कि जाति गायन का प्रथम खंड जहां समाप्त होता था उस स्वर को क्या कहते थे या फिर क्या कहा जाता था? तो जाति गायन ये जो है आपके किस काल में प्रचलित थी? अगर पूछे तो जवाब देना है आपको, भरत काल में प्रचलित थी। ठीक है, देखिए दोस्तों हर एक प्रश्न के साथ जो है एक्स्ट्रा प्रश्न कुछ ना कुछ हमारे साथ बिल्कुल ही रहता है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक उससे जोड़कर अगर ना पढ़ा जाए तो दोस्तों पढ़ाने में मजा भी हमें नहीं आता है और आप लोग को भी पढ़ने में मजा शायद नहीं आता होगा, कि इसीलिए आप लोग के साथ जो है एक प्रश्न जो है एक्स्ट्रा बिल्कुल लगा ही दिया जाता है। ठीक है, तो जाति गायन का प्रथम खंड जहां समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं?
दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा, इसका जवाब क्या होगा, वो संन्यास स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका संन्यास स्वर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि नाट्य कुतुब के कितने भेद बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुब, ठीक है। कुतुब के बारे में बताया गया था ऐसा कि कुतुब तीन प्रकार के, एक तो आपका होता है तत्कुतुब, दूसरा होता है नाट्य कुतुब, और तीसरा क्या होता है, अवनद कुतुब, ठीक है, अवनद कुतुब। तो ये तत्कुतुब, नाट्य कुतुब और अवनद कुतुब में से ही एक है आपका कौन सा, नाट्य कुतुब। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कितने भेद बताए गए हैं। इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा उत्तम, अधम और आपका क्या हो जाता है, और मध्यम। उत्तम कुतुब, उत्तम, अधम, अधम और क्या हो जाएगा एक आपका मध्यम। तो ये आपके तीन प्रकार के नाट्य कुतुब के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, जाकिर हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है। दोस्तों बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये तबला वादक रहे हैं, अभी हाल में ही इनका जो है कल निधन हो गया दोस्तों। बहुत ही ज्यादा जो है अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो है भारतीय संगीत को एक अभूतपूर्ण क्षति है दोस्तों, जो कि हम लोग जो है कभी कोई इस चीज को नहीं भर पाएगा। तो जाकिर हुसैन जी बहुत ही महान जो है तबला वादक रहे हैं, और ये विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात, हॉलीवुड तक के काम करने वाले ये जो हैं व्यक्ति रहे हैं। तो ये भारत के लिए गर्व की बात थी। तो दोस्तों इनके लिए जो है आंखें तो थोड़ी सबकी नम हो गई होगी अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो कहा जा रहा है इनके बारे में कि इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। क्या वो 1988 का वर्ष था, 2002 था या 2023 था। देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको तीनों पुरस्कार मिला है, ठीक है। तीन तीन पुरस्कार, इनको तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो बताना है तो पद्मश्री जो हो जाएगा आपका, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1988 ईस्वी में इनको पद्मश्री दिया गया है, डॉक्टर ये सॉरी माफ कीजिएगा जाकिर हुसैन को। चलिए आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब सम्मानित किया गया। देखिए पद्म विभूषण की अगर बात कर लेगा तो 1988 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको पद्म श्री मिला था, ठीक है, पद्म श्री दिया गया था। यहाँ पे अब प्रश्न बनता है, दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं, क्या 2002 या 2023। इसका जवाब हो जाएगा पद्म विभूषण, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2002 ईस्वी ऐसा था जिनको, माफ कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि पद्म विभूषण पूछ रहा है ना, हाँ हाँ पद्म विभूषण ये आपका 2023 होगा मेरे दोस्त। पद्म विभूषण आपको पूछ रहा है तो 2023 ईस्वी होगा। यहाँ पे क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म, पद्म भूषण, ठीक है। थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा याददाश्त जो है आगे पीछे चला जाता है मेरे भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1988 ईस्वी में इनको क्या मिला, पद्म श्री मिला। 2002 में क्या मिला, पद्म भूषण मिला। और 2023 में क्या बोल मिला इनको, पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण मिला इनको 2023 ईस्वी में। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस चीज को याद रखिएगा तीनों प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है, शायद जो है एग्जाम में इनका पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। घराना अगर पूछेगा तो भाई कौन सा घराना, पंजाब घराना। पुत्र किनके थे, तो अल्लाह रखा खां के पुत्र थे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, सुशीर वाद्य को पाणिनि ने क्या संज्ञा दी थी। क्या वो नाड़ी कहा था, आतोक कहा था या नाष्ठी कहा था। तो सुशीर वाद्यों की अगर हम बात कर लेंगे तो सुशीर वाद्यों को पाणिनि ने क्या कहा था। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसने क्या कहा था, नाड़ी कहा था, ठीक है, नाड़ी। चलिए आगे देखेंगे, 11 नंबर का प्रश्न है, पंडित किशन महाराज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी। चारों पट के तबला वादक या तबला सम्राट या तबला नवाज। तो पंडित किशन महाराज को दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, तबला नवाज के नाम से जाना जाता था, ये उपाधि इनको प्राप्त थी तबला नवाज की। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि सबसे बड़ा स्वरांतर इनमें से होता है किसमें। क्या मेजर टोन में, माइनर टोन में या सेमी टोन में। देखिए मेजर टोन, माइनर टोन और सेमी टोन ये जो है आपके स्वरांतर के बीच में पाए जाते हैं, स्वरों के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो देखेंगे ये आपके, तो स्वरांतर के विषय में जो बोल रहा है सबसे बड़ा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेजर टोन, क्योंकि इसमें 4 श्रुतियों का अंतर होता है 2 स्वरों के बीच में, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का प्रश्न है कि राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। देखिए फारसी में अनुवाद किया था राग दर्पण जो है किस ग्रंथ का, ये तो राग दर्पण के जो लेखक हैं ये तो आपके फकीरुल्लाह हैं, ठीक है, फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह,
ठीक है, ये जो है आपके राग दर्पण के जो हैं ये क्या हैं? ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो फ़कीरुल्लाह साहब जो लिखे थे राग दर्पण, वो किस ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद है? क्या वो संगीत रत्नाकर है? क्या नाट्यशास्त्र है या मान कौतूहल? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मान कौतूहल। इसी ग्रंथ का फ़ारसी अनुवाद जो है इसको राग दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का कि 14 नंबर की पाश्चात्य संगीत में विकृत स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग छोड़िएगा नहीं, अंत तक हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डाल के रखे हैं आज। ठीक है? तो पाश्चात्य संगीत में विकृत स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो गौण स्वर है, एक्सिलरी स्वर है या फिर फ्लैट स्वर है? देखिए, यहाँ जो है आपकी बात करें तो यहाँ पे आपका गौण स्वर भी होगा, उसी को एक्सिलरी स्वर भी कहते हैं। तो ये आपका ए भी हो गया और बी भी हो गया, दोनों हो गया, ए और बी दोनों हो गया। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उसको गौण स्वर भी कहते हैं और एक्सिलरी स्वर भी कहते हैं। तो दोनों में से भाई कोई भी नाम हो तो आप लोग को जरा सा ध्यान रखना है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि जाति गायन का मध्य भाग जिस स्वर पर समाप्त होता था उसे कहते थे। देखिए, जहां क्या हो रहा है वहां पे तो प्रथम खंड की समाप्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मध्य खंड की समाप्ति हो रही है, मध्य भाग की समाप्ति हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या अपन्यास स्वर, न्यास स्वर या फिर ग्रह स्वर? इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपन्यास स्वर। ठीक है? न्यास वहां होता है जहां पे समाप्त किया जाता है। ठीक है? जहां पे समाप्त किया जाता है। ग्रह वो होता है जहां से क्या होता है? जहां से प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। ठीक है? तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को जो है आज मैंने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए, जो है बहुत डीपली जो है पढ़कर थोड़ा सा निकाला है। बाकी तो रेगुलर जो प्रश्न चल रहे थे तो आप लोग के लिए डीपली प्रश्न भी निकाल कर हम लाते रहेंगे। इसके लिए जो है थोड़ा सा आप लोग के लिए पढ़ना पड़ता है, मुझे भी पहले प्रश्न बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आप लोग के सामने जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस मेहनत के लिए दोस्तों प्लीज आप लोग एक प्यारा सा अपना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। ठीक है? चलिए, 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि पाश्चात्य संगीत में 12 स्वरों से बने सप्तक को क्या कहते हैं? क्या हेप्टाटोनिक स्केल, क्रोमैटिक स्केल या फिर डायटोनिक स्केल? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्रोमैटिक स्केल। यानी कि पाश्चात्य संगीत में 12 स्वरों से बने सप्तक को क्या कहते हैं? तो क्रोमैटिक स्केल कहा जाता है। ठीक है? चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भरत ने विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव से किसकी उत्पत्ति मानी है? क्या ग्राम की उत्पत्ति मानी है, रस की उत्पत्ति मानी है या फिर जाति की उत्पत्ति मानी है? इसका क्या जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि रस की उत्पत्ति मानी है। किससे भरत ने? तो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव से। ठीक है? याद रखना है। अगर पूछे कि रस की उत्पत्ति किससे मानी गई है तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का कि नाद के 5 भेद किसने बताए हैं? नाद के 5 भेद जो बताने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कि बढ़ा दिए हैं, इसमें जो है ऐसे तो आपके कितने माने जाते हैं? कितने भेद? तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और सरल जो है ये प्रश्न है। ठीक है? तो यहाँ पे 5 भेद मानने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है? क्या भरत हैं, अहोबल हैं या फिर आपके मतंग है? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाद के 5 भेद जो मानने वाले व्यक्ति हैं वो मतंग जी हैं। कौन कौन से? जैसे कि माने इन्होंने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। इन्होंने कुल 5 प्रकार के जो हैं क्या माने हैं? 5 भेद माने हैं। किसके? तो नाद के। ठीक है? आगे देखेंगे दोस्तों, 19 नंबर का प्रश्न है हमारा कि चाणक्य ने वाद्यों को किसकी संज्ञा दी है? क्या आतोद की, तुरी की या गीर की? इसका क्या जवाब हो जाएगा? देखिए, चाणक्य का ग्रंथ मैंने बताया था मेरे दोस्त कि चाणक्य का जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? ये जो आपको देख रहे हैं चाणक्य, इनको क्या कहा जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, या फिर विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। इनका ग्रंथ कौन सा है? इसका ग्रंथ की अगर हम बात कर लेंगे तो इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ठीक है? अर्थशास्त्र इनका ग्रंथ है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे जो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनको चाणक्य ने वाद्यों को जो है आतोद्य की संज्ञा दी थी, आतोद्य कहा जाता था। ठीक है?
चलिए अब देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, उड़क वाद्यम का आधुनिक नाम क्या है? यानी कि प्राचीन में ये क्या था? उड़क वाद्यम था और आज के समय में इसका नाम क्या रखा गया है? क्या ये जल तरंग है, नल तरंग है या काष्ठ तरंग है? देखिए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा जल तरंग। और इसको घन वाद्य की श्रेणी में आता है। कौन सा वाद्य? तो घन वाद्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसे पीट कर बजाते हैं। इसमें कितने? तो भाई 16 प्याले बताया जाता है कि 16 प्याले रहते हैं, उसको क्या है, एक छड़ी के माध्यम से जो है उसको पीट कर बजाया जाता है, इसलिए जो है इसको जल तरंग नाम दिया जाता है। उसमें जो है पानी भर दिया जाता है, उसके बाद इसको बजाते हैं पीट कर, ताकि उससे जो है ध्वनि जो उत्पन्न होती है तो वो आनंदित करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का, कि मेजर स्केल का निर्माण किससे होता है? क्या डायटोनिक स्केल से, मेजर कॉर्ड से या फिर डोमिनेंट कॉर्ड से? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा मेजर कॉर्ड से। ठीक है, मेजर कॉर्ड से। और मेजर कॉर्ड में हम बताए हैं कि चार श्रुतियों का अंतर कितना होता है? 4 श्रुति। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, उद्घट ने नौवां रस किसे माना है? देखिए भरत के अनुसार अगर हम बात कर लेंगे तो वो जो माने थे ना, एक आपका था कौन, मैंने बताया विभाव बताया, व्यभिचारी भाव बताया, तो वो जो मैंने बताया था वहां से जो है रस की उत्पत्ति तो भरत माने थे। ठीक है, तो वहां से कितने रस की भाई? 8 ही रस का माने थे। ठीक है, 8 ही रस का माने थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे देखिए, उद्घट ने नौवां रस किसे माना है? नौवां रस भाई कौन सा है? क्या ये श्रृंगार होगा, हास्य होगा या शांत होगा? इसका जवाब होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाब हो जाएगा। ये शांत रस जो है उद्घट ने नौवां रस के रूप में माना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या है, यानी कि 49 देसी प्रबंधों का उल्लेख हो। ठीक है, 49 देसी प्रबंधों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 49 देसी प्रबंध, तो देसी प्रबंध यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि किस में ऐसा कहा गया है। तो जवाब क्या होगा इसका दोस्त? क्या संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर या बृहदेसी? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहदेसी। क्योंकि मतंग मुनि ही वो व्यक्ति हैं, वो संत हैं, वो संगीतज्ञ हैं जो कि 49 प्रबंध के बारे में बताया है। कितने प्रबंध भाई? 49 प्रबंधों का उल्लेख किया है, 49 देसी प्रबंधों का उल्लेख किया है। और इनका ग्रंथ कौन सा है? तो यही इनका ग्रंथ है बृहदेसी, जिसमें कि 49 देसी प्रबंधों का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति पूछे तो आपके लिए कौन सा जवाब क्या हो जाएगा? मतंग। अगर ग्रंथ पूछे तो बृहदेसी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का है, कि दत्तिल ने सप्तक को किस नाम से संबोधित किया है? क्या स्वर मंडल, सप्तक या अस्थाई? देखिए अस्थाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो सारंगदेव ने अस्थाइयों की संख्या भाई आपको पिछले क्लास में बताया था कि 96 मानी है। ठीक है, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने करवाए हैं पिछले सेशन में। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोग पूरे सेशन को, सारे सेशन को जितना भी अभी तक चैनल पे पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने प्रश्न करवाया है भाई, तो मैं जानता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है वहां पे। तो सारा जो है रिवीजन के दृष्टिकोण से एक बार आपको अवश्य देखते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या कहा, दत्तिल। तो दत्तिल मुनि का जो ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? तो दत्तिलम। ठीक है, दत्तिलम ग्रंथ माना जाता है कि दत्तिल ने भाई दत्तिलम ग्रंथ की रचना की है। और इन्होंने जो है सप्तक को जो संबोधित किया है, नाम दिया है, वो इन्होंने क्या कहा है? जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर मंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, कि माइनर स्केल के सबसे प्राचीन रूप को यूनान में किस नाम से जानते हैं? देखिए यूनान में किस नाम से जानते हैं? एक आप सुने होंगे कि पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस। आप लोग मैथमेटिक्स में भी इनका प्रमेय पढ़ते होंगे, प्रमेय पढ़े होंगे पाइथागोरस का। तो ये जो पाइथागोरस थे ये यूनानी व्यक्ति ही थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? यूनान के ही रहने वाले थे, यूनानी ही व्यक्ति थे पाइथागोरस। और इन्होंने जो है अपनी जो है इन्होंने भी स्वर संवाद माना है संगीत में, जो है पहला जो है ये इन्होंने ही पाश्चात्य संगीत की नींव रखी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि माइनर स्केल को जो है प्राचीन, माइनर स्केल का जो प्राचीन रूप है उसको यूनान में किस नाम से जानते थे? इसका क्या जवाब होगा? प्रैट स्केल, हेक्साटोनिक स्केल या चर्च स्केल? इसका जो जवाब होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, चर्च स्केल। तो अगर प्रश्न पूछे कि चर्च स्केल किसे कहा जाता है, तो माइनर स्केल के प्राचीन रूप को कहा जाता है। अगर पूछे कि कहाँ कहा जाता है, तो यूनान में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए समझ समझ कर पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आपको कभी जो है बाहर नहीं जाएगा, माइंड में जो अटक जाएगा तो बिल्कुल वो आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है? टेम्पर्ड स्केल भाई कैसे हम लोग कहते हैं, टेम्पर्ड स्केल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये सब ऐसे वाद्य होते हैं जिसमें कि हम सा जो है कहीं भी मानकर, किसी भी जगह को हम लोग सा मानकर गा बजा सकते हैं।
इसीलिए इसको कहा जाता है टेम्पर्ड स्केल। समझ पा रहे हैं ना? टेम्पर्ड स्केल। तो क्या ये इसके जो उदाहरण है क्या है? हारमोनियम है, पियानो है या गिटार है? क्या होगा इसका? तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे टेम्पर्ड स्केल के जो उदाहरण है हारमोनियम भी है, पियानो भी है, गिटार भी है। एक और वाद्य आपके जो पूछा जाता है मैडोलियम, ठीक है? मैडोलियम, मेडोलियम, मेडोलियम, ठीक है? ये भी आपका जो है टेम्पर्ड स्केल के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर, षड्जग्राम में खाली स्थान भाव होता है। भैया षड्जग्राम जो है, षड्जग्राम, ये इसमें अगर भावों की अगर बात बोले तो आपको क्या बताना है? क्या षड्ज मध्यम बताना है या षड्ज पंचम या षड्ज गंधार? क्या होता है? तो षड्जग्राम जैसा कि जानते हैं कि इसमें 13 श्रुतियों पर श्रुत्यांतर पर स्थापित होता है, इसमें 13 श्रुति। तो इसमें जो भाव बनेगा कौन सा होगा? तो ये आपका षड्ज पंचम भाव बन जाएगा, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। सापा संवाद होता है षड्जग्राम में, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, षड्ज व मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को आधुनिक खाली स्थान के समान कहा गया है। यानी षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं उनको आधुनिक किसके समान के कहा गया है? क्या ग्राम के समान, थाट के समान या जाति के समान? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, वो आधुनिक थाट के समान माना गया है षड्ज ग्राम व मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का है कि षड्ज ग्राम की रचना का आधार किसे माना जाता है? क्या ग्राम राग विभाजन, स्वर श्रुति विभाजन, जाति गायन विभाजन? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जवाब जो हो जाएगा, षड्ज ग्राम की रचना का जो आधार माना जाता है, षड्ज ग्राम की जो रचना हुई है उसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा दोस्तों स्वर श्रुति विभाजन। और मध्यम ग्राम की अगर पूछ देता तो आधार किसे माना जाता? तो षड्ज ग्राम को ही माना जाता, क्योंकि षड्ज ग्राम से ही मध्यम ग्राम की उत्पत्ति हुई है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखेंगे, 30 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि पार्श्वदेव ने अस्थाई के कितने लक्षण माने हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके पास सेशन नहीं पहुंच पाता है, तो उनके पास भी आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं देता हूं कि उनके पास भी आप सेशन को जो है पहुंचा दिया कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो पार्श्वदेव ने अस्थाई के कितने लक्षण माने हैं? क्या 4 है, 3 है या फिर आपका 2 है? इसका क्या जवाब रहने वाला है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, ये कितने प्रकार के माने हैं तो मैं बता दूं, स्थान, तान, गमक और मान, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4।